उत्साहित संगीत। बोधगंगा एकेडमी के इंडिया अनलॉक्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह है भारत का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। ये जो पूरा विश्लेषण आज हम करने वाले हैं, ये प्रतीक भार्गव के ओरिजिनल और बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च किए गए नोट्स पर आधारित हैं। इनको प्रामाणिक ऐतिहासिक और एकेडमिक स्रोतों की गहरी स्टडी के बाद तैयार किया गया है। और हाँ, ये इतना कॉम्प्रहेंसिव है कि आपको परीक्षा की तैयारी के लिए किसी और रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम कुमाऊं परिषद के पूरे सफर को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया। फिर बात करेंगे इसके दमदार नेतृत्व की। इसके बाद जानेंगे कि परिषद ने अन्याय के खिलाफ कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ीं। हम इसके हर एक जरूरी वार्षिक अधिवेशन पर नजर डालेंगे, इसकी बड़ी कामयाबियों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज भी खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुमाऊं परिषद को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी 20वीं सदी की शुरुआत के कुमाऊं में जाना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय ब्रिटिश राज के तहत वहां के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, जिन्होंने इस इतने बड़े क्षेत्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी साल 1916 में। ये एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। इसका सीधा मकसद था उस समय के यूनाइटेड प्रोविंसेस के कुमाऊं डिवीजन में जो पहाड़ी लोग रहते थे, उनकी स्थानीय समस्याओं और शिकायतों को एक आवाज़ देना। वैसे कोई एकदम से बना संगठन नहीं था, बल्कि 1912 में बनी कुमाऊं एसोसिएशन का ही एक ज़्यादा संगठित और मजबूत रूप था। अब सवाल उठता है कि इस संगठन की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला, अंग्रेजों के दमनकारी वन कानून, जिन्होंने वहां के लोगों को उनके ही जंगल से बेदखल सा कर दिया था। दूसरा, कुली बेगार जैसी शोषण करने वाली प्रथा। तीसरा, जमीन और घरों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण टैक्स। और चौथा, राजनीतिक स्तर पर कोई सुनवाई, कोई प्रतिनिधित्व न होना। इन सब ने मिलकर पहाड़ी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। जाहिर है, एक संगठित विरोध तो होना ही था। अब देखिए, कोई भी आंदोलन बिना मजबूत नेतृत्व के सफल नहीं हो सकता। तो आइए अब उन चेहरों के बारे में जानते हैं जिन्होंने आम लोगों के गुस्से और परेशानी को एक संगठित राजनीतिक ताकत में बदल दिया। इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेहरा थे, वो थे बद्री दत्त पांडे। उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि लोग उन्हें प्यार और सम्मान से कुमाऊं केसरी बुलाते थे, मतलब कुमाऊं का शेर। वो सचमुच इस आंदोलन की जान थे। लेकिन बद्री दत्त पांडे अकेले नहीं थे। उनके साथ कई और बड़े स्तंभ थे जिन्होंने परिषद को ताकत दी। इनमें एक बहुत बड़ा नाम था गोविंद बल्लभ पंत का, जो शुरुआती दौर में तो जुड़े, लेकिन इसी कुमाऊं की राजनीति ने उनके राष्ट्रीय नेता बनने की नींव रखी। इनके अलावा हरगोविंद पंत, मोहन जोशी, राधा बल्लभ पांडे और कृष्णदत्त जोशी जैसे नेताओं ने भी लोगों को जोड़ने और आंदोलन को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो चलिए अब जरा उन मुद्दों को और गहराई से समझते हैं जिनके खिलाफ कुमाऊं परिषद ने अपनी आवाज़ बुलंद की और लोगों को अपने साथ जोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं कुली बेगार प्रथा की। ये क्या थी? ये एक तरह से जबरदस्त मजदूरी थी, जिसमें कोई पैसा नहीं मिलता था। स्थानीय लोगों को मजबूर किया जाता था कि जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी दौरे पर आएगा तो उसका सारा सामान और रसद वो अपनी पीठ पर ढोएंगे। सोचिए, ये कितना अपमानजनक और शोषण से भरा हुआ था। दूसरा और शायद सबसे बड़ा मुद्दा था अंग्रेजों के बनाए वन कानून। इन नीतियों ने गांव वालों के सदियों पुराने पारंपरिक अधिकारों पर सीधा हमला किया। वो अब अपनी मर्जी से जंगल में जाकर पशुओं के लिए चारा, जलाने के लिए लकड़ी या दूसरी जरूरी चीजें नहीं ला सकते थे। और पहाड़ों में तो लोगों की पूरी जिंदगी ही जंगल पर टिकी होती है, तो ये कानून सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी पर हमला थे। यहाँ एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि ये जो नीतियां थीं, इनका असर मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में इतना ज्यादा और विनाशकारी क्यों था? जवाब सीधा है, क्योंकि पहाड़ों की अर्थव्यवस्था और वहां का पूरा जीवन ही जंगलों पर टिका था। मैदानों में खेती के दूसरे विकल्प थे, पर पहाड़ों में जंगल के अधिकार छीन लेना मतलब उनकी जिंदगी की डोर ही खींच लेना था। अब देखिए, कोई भी आंदोलन सिर्फ जोश से नहीं चलता। उसके लिए एक सोची समझी रणनीति चाहिए होती है। और कुमाऊं परिषद की रणनीति तय होती थी उसके सालाना अधिवेशनों यानी एनुअल सेशंस में। परिषद की पूरी कहानी और उसका विकास हमें उसके 6 बेहद जरूरी सालाना अधिवेशनों में देखने को मिलता है। हर एक अधिवेशन ने आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नया मोड़ दिया। आप जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ये परिषद की पूरी यात्रा को हमारे सामने रख देती है। देखिए, 1917 में अल्मोड़ा में पहला सेशन हुआ, जिसमें संगठन का ढांचा बनाने पर बात हुई।
फिर 1918 में हल्द्वानी में कूली बेगार का मुद्दा पहली बार जोर शोर से उठा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1920 में काशीपुर सेशन में। यहां हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में परिषद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एक क्षेत्रीय लड़ाई को देश की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। और फिर ये सफ़र 1926 में गन्याधौली में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, जहां मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो इन अधिवेशनों के अगर 3 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स निकालने हों तो वो ये है 1918 में कूली बेगार का मुख्य मुद्दा बनना, 1920 में असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनना और 1926 में कांग्रेस के साथ विलय करके अपनी क्षेत्रीय लड़ाई को राष्ट्रीय धारा में मिला देना। अच्छा, इतनी सारी बैठकें हुईं, इतने विरोध प्रदर्शन हुए, तो इनका नतीजा क्या निकला? परिषद ने असल में हासिल क्या किया? चलिए देखते हैं। परिषद के संघर्षों का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा हमें देखने को मिला साल 1921 में। जी हां, ये वो ऐतिहासिक साल था जब सालों से चले आ रहे विरोध के बाद उस घिनौनी कूली बेगार प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया गया। और ये ऐतिहासिक जीत कहाँ हासिल हुई? जगह थी बागेश्वर। और इसके हीरो कौन थे? बद्री दत्त पांडे। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी और सबसे यादगार कामयाबी थी। तो अगर परिषद की बड़ी जीतों को एक नज़र में देखें तो वो थीं 1921 में कूली बेगार प्रथा का खात्मा, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है, वन सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का मजबूती से विरोध करना और 1926 में कांग्रेस में विलय करके कुमाऊं के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम समझेंगे कि कुमाऊं परिषद की विरासत क्या है और परीक्षाओं के नजरिए से ये इतना अहम क्यों है। देखिए, कुमाऊं परिषद की विरासत बहुत गहरी है। इसने सिर्फ दूर दराज के कुमाऊं इलाके में राजनीतिक चेतना ही नहीं जगाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि संगठित और अहिंसक तरीके से आम लोग भी बड़ी से बड़ी सत्ता को झुका सकते हैं। ये भविष्य के कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह था। और हां, इसने क्षेत्रीय पहचान और अधिकारों के लिए लड़ाई की वो वैचारिक जमीन तैयार की, जिस पर आगे चलकर उत्तराखंड राज्य की मांग की इमारत खड़ी हुई। तो अंत में हमारे सामने यही एक बड़ा सवाल आता है जो इस पूरे टॉपिक को खास बनाता है। आखिर कैसे एक ऐसा क्षेत्रीय आंदोलन, जिसकी जड़ें जंगल और बेगार जैसे स्थानीय मुद्दों में थीं, वो न सिर्फ भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना, बल्कि उसे प्रभावित भी कर गया। यही कुमाऊं परिषद की असली कहानी और उसका महत्व है। और यही वो वजह है जो इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक बनाती है।